गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो उसी के आगे आज का लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़े थे कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक गहरा रिश्ता है। वो रिलेशन क्या है बच्चों? डेल्टा यू, ठीक है, या फिर डी यू इसे पढ़ लो, इज माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारा क्या जाता है, ये आ जाता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर? ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या था, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालते थे? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स था उसको ध्यान में रखना था कि वो हर समय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर हो रहा था। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि पार्टिकल को बहुत धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे थे जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर रहे थे। ऐसा किस लिए कर रहे थे? क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो हो, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो, कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं है। चलिए, अब इसी के आगे कुछ बातें हम लोग सीख लेते हैं। कुछ तो जो कल के टॉपिक थे उनको देख लेते हैं। कल क्या हमने पढ़ा था बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे वो रिफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन रिफरेंस। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिपेंड नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस does not depend on reference। ठीक है, यहां तक हमने कल पढ़ रखा। अब इसके आगे से शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है? थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैं कहूं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है और वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जाहिर सी बात है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अब एंड वाइस फोर्स आप लिख सकते हो ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है इसमें। अगर नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अब इस स्टेटमेंट को कैसे समझा जाए? तो न्यूमेरिकल करने से अच्छा है कि कोई एक एग्जांपल ऐसा ले ले जो जिसमें साफ साफ दिख रहा हो। तो देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ, ठीक है, कि इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर दिया गया, ठीक है, किसी हाइट h पे, इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। ठीक है, मान लेते हैं ये ब्लॉक यहाँ कहीं आ गया और यहाँ से ये दूरी क्या है? d। ठीक है, तो इस जगह पर इस ग्राउंड के रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgt। ठीक है, अच्छा बच्चों, जब इसको यहाँ से छोड़ा गया तो इस पर फोर्स कौन सा लग रहा था? mg। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, यानी वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्या है? पॉजिटिव। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है अब इससे कम हो गई। जाहिर सी बात है, h क्या है हमारा? d से बड़ा है। ठीक है, उसी तरह आप इसका उल्टा भी समझ सकते हो। अगर इस पार्टिकल को मैं यहाँ से यहाँ ले गया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऊपर ले गया,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ रही है ना। पहले यहाँ पर कुछ नहीं थी, जीरो थी, अब कुछ हाइट हो गया h, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। तो ये दो स्टेटमेंट है जिनको ध्यान में रखना है। आगे आपको चल के क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे। ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बातें तो बहुत सारी हो गई, अब कैसे लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आइए एक प्रॉब्लम से समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक बॉब अटैच्ड है और इसकी लेंथ है l, ठीक है। ये बॉब यहाँ से स्विंग करके यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो हमको इस बॉब का पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे लिखना है। तो हमें मालूम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ठीक है ना। सीधे सीधे वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, ये हाइट हमें मालूम नहीं है, ठीक है। ये हाइट मालूम चल जाती तो हमारा काम हो जाता। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये टोटल हाइट कितनी है l और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इतनी हाइट, ये वाली पोर्शन वाली हाइट क्या हो जाएगी हमारी, l cos थीटा होगा ना। ये l लेंथ है तो ये भी तो l लेंथ हुआ ना, यही स्ट्रिंग तो इधर की तरफ गई है तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, l cos थीटा। तो ये लेंथ कितनी बची बच्चों, l माइनस l cos थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, l इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। आपको हाइट मिल गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना कोई अब बड़ी बात नहीं है, mgh होता है, h यहाँ पर क्या है, l 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने आपको आना चाहिए। क्लियर है, अच्छे से देख लो इसको। ये तो रही बात किसकी बच्चों, जब हमारा पॉइंट मास हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा। अगर मास हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। आइए उसे भी देख लेते हैं। हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब डिस्कस होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने आनी चाहिए। देखो बच्चों, मान लेते हैं कि एक ये रॉड ही है, ठीक है ना, रॉड मान लेते हैं ऐसा। इस रॉड की लंबाई है बच्चों l और इस पर मास कितना है m, ठीक है। और ये रिफरेंस है हमारा। अब मैं कहूँ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बताइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे। हमें मालूम है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। तो यहाँ पर h क्या ले, मास तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, हर जगह मास है। तो किस मास को लें, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे ना सेंटर ऑफ मास, तो उसका कंसेप्ट लगाते तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता। इस पूरे रॉड का मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंटर पे, ठीक है ना। हम ये ऐसा ज्यूम कर लेते हैं, यहीं पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो, टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो सबका यूज आ जाता है। फिलहाल तो हम सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ रहे हैं, तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलस मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, क्योंकि मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम एक y दूरी के बाद एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dy। ध्यान से समझना, ये एलिमेंट क्या है बच्चों, dy। इस एलिमेंट को थोड़ा सा साइड में यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इस dy एलिमेंट का जो मास है बच्चों वो dm मास है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता कि इस dm मास का पोटेंशियल एनर्जी लिखिए आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब तो इजी हो जाता ना। ये dm मास कितनी दूरी पे है, y दूरी पे है, तो आपके हिसाब से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती, m नहीं है, क्या है, dm है, dm इंटू g इंटू वाई, ये होती। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इस रॉड की पूरी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड
हैविंग मास m एंड लेंथ l, ठीक है, एंड लेंथ l। अब देखो बच्चों, ये डीएम मास कितना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो रॉड है हमारी यूनिफॉर्म रॉड है, इस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, यूनिफॉर्म है, कहीं कम या ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा के डीएम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सा है। हमें मालूम है बच्चों कि एल लेंथ में मास कितना है, कैपिटल एम, ठीक है। यूनिट लेंथ में मास कितना हो जाएगा, एम बाई कैपिटल एल। ये लेंथ कितनी है बच्चों, डी वाई, डी वाई लेंथ में मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी वाई। ये जो एम बाई एल इंटू डी वाई आया है, यही तो हमारा डी एम मास है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे डी यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, डी एम कितना आ गया, एम बाई एल जी वाई इंटू डी वाई। बस अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। डी यू का इंटीग्रेशन यू, ठीक है, एम बाई एल इंटू जी तो बाहर आ गया, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों, 0 से लेके एल तक, ये पूरी लेंथ है ना, तो 0 से एल तक। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, बताओ, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको क्लियर ही होगा। कितना हो गया, वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या हो गई, 0 से एल। लिमिट आप रखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, एम जी एल स्क्वायर बाई 2, एल से कैंसिल हो जाएगा तो एल बाई, ठीक है, क्लियर है। यानी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, एम जी एल बाई 2, ठीक है। तो यही टॉपिक अगर आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ते तो आपको वहाँ बताया जाता है कि अगर एक कोई रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, एल बाई 2 पे, ठीक है ना। तो यानी मुझे मालूम रहता है कि ये पूरा का पूरा मास हम इसको एल बाई 2 पे मान सकते हैं। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एल बाई 2 लिख लेते हैं तो सीधे आंसर आ जाता है एम जी एल बाई 2, ठीक है। तो खैर वो चैप्टर तो इसके बाद आएगा, तो हमको एक पूरे प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करने आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन जब भी कंटिन्यूअस हो तो आपको कैलकुलस मेथड का हेल्प लेना है, जब तक आप सेंटर ऑफ मास के बारे में नहीं जाने। अब देखिए, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं ये रॉड एक ऐसे रख दिया, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है बच्चों, एल, मास क्या है, एम, ये हमारा रेफरेंस है। इसी रॉड को बच्चों ऐसे मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, सेम रॉड है, लेंथ एल है, मास एम है। अब इन दोनों रॉड में किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इसका तो हमने अभी कैलकुलेट किया है, एल बाई 2 पे होता है ना, ये तो कितना हो गया, एम जी एल बाई 2। लेकिन इसका देखो बच्चों, यहाँ पे जो भी आप डी एम मास लेते हैं उस सबकी हाइट रेफरेंस से कितनी है, ये कुछ है, होती मान लेते हैं एल ही दिया हुआ है। तो इसका अगर आप लिखते पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एल ही लिखते, ठीक है। तो इन दोनों फिगर में किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, क्लियर है। आइए एक आध दो और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड देखते हैं। अभी जब इसका क्वेश्चन फ्रेम होगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बने रहते हैं कि एक चेन दिया हुआ है, ठीक है, किसी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, चेन का कुछ पोर्शन यहाँ से नीचे की तरफ झूल रहा है, और अगर इसमें हल्का सा जर्क आया तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा, ये आगे चलने लगेगा। तो वेलोसिटी वगैरह सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन भी इसमें लगा के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वो सब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। तो जितने भी फोर्स के वजह से कार्य हो रहा है उन सबको लिखना आना चाहिए, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो, ठीक है। तो आइए पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखें। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, मान लेते हैं हमारा एक सेमी रिंग है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सेमी रिंग हमें दिया हुआ है, इस सेमी रिंग पे बच्चों ऐसे चेन बंधी हुई है, ठीक है ना, एक चेन लटकी हुई है इस पे, इधर भी है,
इस चेन का मास कितना है बच्चों, m, ये हमें गिवन, ठीक है। सेमी रिंग है तो रेडियस भी हमें मालूम ही है क्या होगा, कैपिटल R। मास इसका टोटल m है, रेडियस कैपिटल R है। हमको इसका क्या बताना है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे बताएंगे, तो सारे चेन की लंबाई, साइज सब कुछ सेम है, यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन सब पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे मास ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। अगर ऐसा होता तो m आपका किसी फंक्शन में दिया रहता, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मेथड लगाएंगे बच्चों, कैलकुलस मेथड, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट मास तो है नहीं हर जगह का। अब यहाँ का चेन ले लोगे तो इसकी हाइट कुछ और है, यहाँ का चेन ले लोगे तो इसकी हाइट कुछ और है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग थीटा के बाद एक डी थीटा एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना, छोटा सा। इस डी थीटा एलिमेंट में देखो ये चेन हमारी पड़ गई, ठीक है। तो ये जो आर्क है बेसिकली हम इसको dx मान लेते हैं, ठीक है। इस dx पोर्शन पे जो मास है वो क्या हो गया, dm हो गया, क्लियर। तो इस dm मास का तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं ना। ये हाइट कितनी है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों रेडियस r है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, क्लियर है। तो ये dm मास कितने ऊपर है, r साइन थीटा पे। तो अगर मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँ तो du बराबर क्या लिखूंगा, dm g इंटू r साइन थीटा, क्लियर। अब dm मास कितना है ये निकालना है हमें, वही सेम प्रॉब्लम है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ये हमारा कैसा है बच्चों, सेमी रिंग है। सेमी रिंग मतलब पाई आर लेंथ में मास कितना है बच्चों, m, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, m बाई पाई आर, ठीक है। तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा बच्चों, m बाई पाई आर इंटू dx, ठीक है। ये हमारा dm मास हो गया। dm मास यहाँ पे लिख लेते हैं, du इक्वल टू dm कितना है बच्चों, कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू जी आर साइन थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। अब इंटीग्रेट करने जाओगे, dx भी है साथ में, इंटीग्रेट करने जाओगे तो दो दिक्कत आएगा कि एक तो हमने यहाँ पे थीटा का वेरिएशन किया है, ठीक है ना, मास डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है वो थीटा के हिसाब से हमने वेरी किया है, और साथ में यहाँ पे dx एलिमेंट भी है। तो या तो एक्सप्रेशन आप x में लिखो या तो थीटा में लिखो। तो थीटा में हमको ज़्यादा इजी पड़ेगा। इस वाले आर्क को देखो, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हमें मालूम है थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्क है, आर्क लेंथ कितना है, dx डिवाइडेड बाई आर। तो dx बराबर क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आर डी थीटा। रिप्लेस कर दें, इस आर से आर ये उड़ा लेते हैं पहले, ये तो u हो गया। यहाँ पे इंटीग्रल क्या हो गया, mg, ठीक है। dx कितना है बच्चों, आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई, एक चक्कर ये पूरा ऐसे घूम गया। तो 0 पे रहेंगे तो ये वाला चेन कवर हो जाएगा, पाई पे आ जाएंगे तो ये वाला कवर हो जाएगा। तो 0 से पाई में ये पूरा का पूरा चेन कवर हो जाएगा। लिमिट क्या हो गई बच्चों, थीटा 0 से लेके पाई। अब कर दो, ये हो गया mg r बाई पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर ले लेते हैं। लिमिट हो गई 0 टू पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो -1 -2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 2mg r बाई पाई, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर वही कंसेप्ट है, अगर आप सेंटर ऑफ मास पढ़े रहते हैं तो ये जितना हमने ये बड़ा डेरिवेशन किया है आप एक शब्द में लिख सकते थे। सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास बच्चों होता है 2r बाई पाई पे, ठीक है। तो अगर आपको ये मालूम होता कि सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप डायरेक्ट क्या लिख लेते, mg इंटू 2r बाई पाई। mg h होता है, h हमारा क्या है 2r बाई पाई, देखो यही रिजल्ट आया 2mg r बाई पाई, 2mg r बाई पाई, क्लियर है। चलो
तो ऐसे आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने आनी चाहिए। ठीक, एक प्रॉब्लम दे रहे हैं उसमें ये हमें कंक्लूड करना है किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम। देखो बच्चों, ऐसे हमारा चेन बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी है, इतना बड़ा बना देना। दूसरा चेन बच्चों ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तीसरा चेन ऐसे आर्क में दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर ऐसे चेन लटका हुआ। अब बताना है किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है या कम है। तो ये देखो बच्चों, मास इसका भी m है, इस पर भी मास m है, इसका भी मास m है। लेंथ कितना है बच्चों? लेंथ हमको दे दिया है पाई आर। यहाँ पे भी लेंथ कितना है बच्चों? पाई आर बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वार्टर रिंग है हमारा, तो पाई आर बाई 2 लेंथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी बच्चों? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? इसकी लंबाई के आधे पे, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg पाई आर बाई 2, तो था ही लेंथ, यानी पाई आर बाई 4, ठीक है। यहाँ से इसकी हाइट क्या है ये हमें गिवन नहीं है, तो हाइट मान लेते हैं l है। कितना हो जाएगा? mg इंटू एल, ठीक है। इसको आप क्या करोगे बच्चों? वही प्रोसेस है, थीटा के बाद डी थीटा ले लेते और इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता mg पाई आर बाई 4, ठीक है ना। तो ये 2 हो जाता कट के, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आपको बेसिक से ही जाना है। चलो आओ इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसके आगे क्या है बच्चों? उस एक्सप्रेशन पे जाते हैं जहां से हमको पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन मिला था। एक्सप्रेशन क्या था बच्चों? डेल्टा यू या फिर डी यू किसके बराबर है बच्चों? माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं? डी यू इक्वल टू, ये तो वर्क डन है, तो वर्क डन क्या हो गया बच्चों? माइनस एफ कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डी आर, ठीक है ना। वर्क डन ही है ना, तो वर्क डन तो ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी डी यू बाई डी आर ये किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो डी यू बाई डी आर है वो एक्चुअली में डी यू बाई डी आर नहीं है, डेल यू बाई डेल आर है, ठीक है। ये टोटल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ फोर्स के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, ठीक है ना। ये वाला टर्म माइनस यहाँ पर क्या हो गया? डी यू बाई डी आर। तो इसको डी ना लिख के डेल बनाते हैं ऐसे। अब डेल यू बाई डेल आर का मतलब क्या है? आर क्या है बच्चों? हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। ये किसके बराबर है? माइनस एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, ठीक है। अब इसमें बच्चों डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब है कि यू हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकता है कि एक्स वाई जेड के फंक्शन में हो, तो अगर ये एक्स वाई जेड के फंक्शन में है तो डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब है कि हमको उस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी सारे टर्म को क्या ले लेना है? कांस्टेंट। इसी को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे,
लेकिन जो एक्चुअल फॉर्म है वो लिखना ज़रूरी, ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों की फोर्स एक्स के फंक्शन में दे देगा, तो आप यहाँ पे du/dx लिख लोगे तो वहाँ पे आपको फील ही नहीं आएगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का, आपको लगेगा कि आप टोटल डिफ्रेंशिएशन ही यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेट आनी चाहिए। एक इस पे क्वेश्चन करा देते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन रहने देते हैं नीचे। मान लेते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हमको गिवन है एक्स वाई जेड के फंक्शन में, ठीक है। कैसे? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताना है 1, 2, 3 पे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स भी बताना है 1, 2, 3 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बताना है तो ये तो सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मालूम है, तो उस फंक्शन में इस पॉइंट को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पॉइंट को रख देते हैं, क्या आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, 1 × 2 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, एंड 3 × 1 3 हो गया। कितना हो गया? 8 3 11। तो आंसर आ गया 11 जूल। अब फोर्स कैसे निकालेंगे? तो फोर्स की वैल्यू तो तब निकालेंगे ना जब फोर्स हमको क्या मालूम हो, फोर्स का फंक्शन मालूम हो। तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो ध्यान से, Fx_i किसके बराबर है बच्चों? इस टर्म के बराबर है, ठीक है। यानी अगर मैं u को ∂u/∂x, ठीक है, i कैप ∂u/∂y j कैप प्लस ∂u/∂z k कैप, ये कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके कैलकुलेशन का मतलब क्या है? इसके कैलकुलेशन का मतलब है कि हमको u वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में केवल डिफ्रेंशिएट करना है, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। यहाँ पे ∂x लिखा है, मतलब इस फंक्शन में y z को कांस्टेंट मान के x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ∂y लिखा है, मतलब y के फंक्शन को छोड़ के x z को कांस्टेंट मान लेंगे। सिमिलरली z के फंक्शन को, z के टर्म को छोड़ के एक्स वाई को कांस्टेंट मान लेंगे। तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला टर्म देखो बच्चों क्या आएगा, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, तो यहाँ तो y बच जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और इसमें से z बच जाएगा। यानी पहला जो टर्म आया हमारा, ये क्या आ गया, y प्लस जेड, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखते रहो। इस पूरे फंक्शन को हम किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो x वेरिएबल है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, y कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये टोटल टर्म कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसमें x वेरिएबल है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो z बचा i कैप प्लस ∂u/∂y बताओ, y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, x प्लस जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x आएगा, इसमें z आएगा, j कैप हो गया ये। अब ∂u/∂z, z इसमें आ रहा है ना, तो क्या बचेगा बच्चों, y प्लस जेड k कैप, ठीक है। ये किसके बराबर था? माइनस f वेक्टर के, यानी माइनस उठा के अगर हम इधर लिख दें तो ये हमारा फोर्स आ गया। फोर्स का x कंपोनेंट ये है, फोर्स का y कंपोनेंट ये है, और फोर्स का z कंपोनेंट ये है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है बच्चों? फोर्स बताना है 1, 2, 3 पे। तो 2, 3 यहाँ पे रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 i कैप, ठीक है। 1, 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4j कैप, और y प्लस जेड 2, 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5k कैप, ठीक है। ये हमारा फोर्स। अब मैग्नीट्यूड निकालने को पूछेगा तो √ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर फोर्स भी दिया हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, और फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, du बराबर क्या है बच्चों, माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है।
और इसी को हमने लिखा था du/dr इक्वल टू माइनस r, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अब ग्राफिकल अप्रोच देखो, ठीक है। अगर मैं ऐसे ग्राफ कोई बना दिया, ठीक है, ये u और r के बीच में, ठीक है, तो मुझको फोर्स का नेचर पता करना है। तो फोर्स का नेचर कैसे आएगा बच्चों, du/dr। तो ये मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट ऑन कर्व। याद है डिफरेंशिएशन आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है, टेंजेंट ऑन कर्व यानी स्लोप बेसिकली। तो अगर मुझसे कोई पूछ दिया कि इस पॉइंट पे फोर्स का नेचर बताइए, तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, स्लोप बना लेंगे। du/dr का मतलब स्लोप हुआ। यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन -f यहाँ पर है, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी इस पॉइंट पे फोर्स कैसी है बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इस पॉइंट पे बताओ स्लोप कैसा है बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। du/dr रिप्रेजेंट स्लोप, तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब यही चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो इसके बेसिस पे कुछ चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो क्लास 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में क्लास 12th या फिर आगे जो भी कोर्स करो फिजिक्स में तो उसका यूज आएगा, ठीक है ना। वो बेसिकली टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। ध्यान से देखो, du/dr माइनस है। अगर मैं कहूँ कि f हमारा 0 है, क्या है बच्चों, du/dr क्या है, f होता है, और f हमारा 0 है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो क्वेश्चन ये पूछता है ना, कैसे, किस टाइप के इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेट फोर्स 0 है तो ठीक है, बॉडी तो हमारा इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कैसी इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, या फिर न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा स्टेबल इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है। तो आइए इसको समझते हैं। कुछ छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो पहले इसको रब कर लेते हैं, स्पेस इतना तो ज़्यादा है नहीं मेरे पास। देखो, इस सिचुएशन को समझने के लिए पहले कुछ फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं बच्चों, कोई फिगर है हमारा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तीनों ही सिचुएशन में बच्चों ये हमें गिवन है कि इन तीनों ऑब्जेक्ट का पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। यानी तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम में। अब सवाल हमसे ये कहा कि कैसे, किस टाइप की इक्विलिब्रियम है, ये बताइए। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, रटना नहीं है, समझना ही है उसे, लेकिन समझने के बाद उसको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर हो। देखो बच्चों, मैं कैसे पता करूँगा कि कौन सी बॉडी स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी तीनों पोजीशन आपको दिए हुए हैं, वहाँ से उस पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करो, ठीक है ना। हल्का सा डिस्प्लेस किया, ये नहीं कि उठा के यहाँ से यहाँ रख देना, हल्का से उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस जैसे ही करोगे तो ये बॉल किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। यानी जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी उधर ही लग रहा है, ठीक है। जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स किधर लग रहा है, उधर ही की तरफ लग रहा है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के, ठीक है। चलो, पहली चीज हुई है, मतलब ये अपने पोजीशन को लूज कर देगा। जहां पर ये था, हल्का सा डिस्प्लेस करने पे फिर इस पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा। इस वाले सिचुएशन में देखते हैं,
अगर मैं बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर आ गया, देख लेना ध्यान से, एरो ध्यान से देखना, एक्स किधर है, आगे की तरफ डिस्प्लेस किए, ये बॉल किधर आ जाएगा फिर घूम के पीछे की तरफ, यानी फोर्स इधर किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, यानी एफ और एक्स में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। अगर एक्स पॉजिटिव डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव। एक्स नेगेटिव डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये माइनस साइन डायरेक्शन के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर जाए, ठीक है, तो ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम में आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। कैसा आता है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ दे तो वो किस में आता है, अनस्टेबल में आता है। क्लियर है। अच्छा, और ध्यान से देखो, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है बच्चों, डी यू बाई डी आर क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दूं, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब डी यू बाई डी आर जीरो है तो किसी ना किसी तो पोजीशन पे जीरो होगा ना, और इसमें इस पोजीशन को रखूं, मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही है बेसिकली, और ये अगर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इसमें तो नेगेटिव आएगा वैसे, अगर ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि ये मैक्सिमा का ही पॉइंट है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। आपको दिख भी रहा है कि अगर इसको रेफरेंस लिए हैं तो यहाँ से ये एच हाइट ऊपर है तो एम जी एच पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर देखो, अगर ये रेफरेंस लिए हैं तो ये एच हाइट नीचे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते तो क्या लिखते, माइनस एम जी एच। यानी अगर डेल यू बाई डेल आर इसमें भी जीरो है, फोर्स जीरो होने का मतलब कि डी यू बाई डी आर जीरो, ठीक है। और अगर डबल डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है, और वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। ठीक है, तो ये क्यों आपको बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि अभी तो मैंने फिगर दिया हुआ है, अगर फिगर को छोड़ के अगर मैं एक्सप्रेशन देता और तब पूछता कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा या कम है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो बाई लॉजिक भी आपको समझ में आना चाहिए, मैथमेटिकल तरीके से भी समझ में आना चाहिए, और ग्राफ का तरीका तो अभी मैं बताऊंगा। ये थर्ड टाइप का जो बच्चों पोजीशन है, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया यहाँ से तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जिधर डिस्प्लेस करेंगे उधर तो जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियली जो था वही क्या होगा, फाइनल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। अब आइए इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। पहले ग्राफिकल प्रॉब्लम ले लेंगे, फिर इक्वेशन से रिलेटेड ले लेंगे, और फिर आगे देखा जाएगा। अभी तो बस हम लोग पढ़ रहे हैं, जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो एससीबी की सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते समय बहुत सारे कंसेप्ट हमारे बनेंगे, ठीक है ना। पढ़ने ही से सब कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे भी बुकें हैं, एससी वर्मा ऐसी बुक है कि जब आप उसको लगाने जाओगे तब आपको कितने कंसेप्ट पता चलेंगे जितने आपको पढ़ने से नहीं पता चलते, ठीक है। आइए एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एक ग्राफ बच्चों ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, किसके बीच में है, एफ और आर के बीच में, ठीक है। तो पहले तो ये बताना है कि इसमें वो पॉइंट बताओ जहां पर फोर्स जीरो, ठीक है। फोर्स किस एक्सिस पे है बच्चों, वाई वाली एक्सिस पे, ठीक है, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर वाला एक्सिस है। यानी एक फोर्स तो यहाँ पे जीरो है क्योंकि इस एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और एक जगह यहाँ पे फोर्स जीरो है, ठीक है ना। यानी इसको ए नाम दे लेते हैं हम और इसको बी नाम दे लेते हैं, ठीक है। ध्यान से
देखते जाना, यहाँ पर फोर्स 0 है, यहाँ भी फोर्स 0 है, तो फोर्स 0 है तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन पूछा है कि ए वाला पॉइंट और बी वाले पॉइंट किस टाइप के इक्विलिब्रियम में, तो कैसे आप पता करोगे? तो अभी जैसे पीछे बताया उसको ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। ये वो पोजीशन है, अगर मैं इसको, इस पार्टिकल को हल्का सा आगे की तरफ डिस्प्लेस करता, ठीक है ना, पॉजिटिव में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो फोर्स देखो, फोर्स भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। मतलब जिधर की तरफ हम डिस्प्लेस किए हैं फोर्स भी उधर ही लग रहा है। अच्छा, इस पार्टिकल के थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, तो देखो पीछे की तरफ आ रहे हैं, मतलब एक्स नेगेटिव है, ठीक है, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो फोर्स भी क्या है, नेगेटिव है। यानी यहाँ पर जो रिलेशन होल्ड कर रहा है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाला होल्ड कर रहा है। ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम में था बच्चों? अनस्टेबल में। पार्टिकल को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस किए तो वो फिर अपने पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाता। अच्छा, इस वाले पॉइंट को देखो, अगर मैं आर पॉजिटिव में चला, ठीक है, तो फोर्स देखो नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं? आर पॉजिटिव चले, इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, आर पॉजिटिव में चले तो फोर्स नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। आर अगर इस पॉइंट से पीछे की तरफ आए तो इस पॉइंट के रेफरेंस में ये नेगेटिव हो गया, तो फोर्स क्या है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। यानी ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? यहाँ पे एक इक्वेशन कैसा होल्ड कर रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर वेक्टर, ठीक है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऐसे अगर ग्राफ पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही एनालिसिस करनी, ठीक है, उलझुल का कोई टर्म नहीं सोचना है। चलो आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं बच्चों कि हमें पोटेंशियल एनर्जी एक्स के फंक्शन में गिवन है, एक्स स्क्वायर -4x, पहले सिंपल सा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या हमसे पूछा है कि वो पोजीशन बताना है, वो पॉइंट बताना है जहां पर नेट फोर्स 0, ठीक है, वो पोजीशन बताना है जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। तो हमें मालूम है कि F बराबर क्या होता है, du/dr। तो यहाँ पे du x का फंक्शन है तो du/dx लिख लेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये कितना आएगा बच्चों? 2x - 4। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और ये -4, हाँ माइनस साइन भी आप लगा लेना। क्या पूछ रहा है? वो पॉइंट बताना है जहाँ पे फोर्स 0 हो, तो इस टर्म को 0 कर दें, तो 2x = क्या आ गया? 4 आ गया। x = क्या आ गया? 2, ठीक है, मतलब x = 2 पे फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो फोर्स 0 हो रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन पूछा कि x = 2 पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम में, किस टाइप के इक्विलिब्रियम में? न्यूट्रल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो कैसे बताएंगे? इससे पहले सेमी क्वेश्चन था ऐसा ही, लेकिन वो ग्राफ पे बेस्ड था, ये इक्वेशन पे बेस्ड है। तो तरीका क्या था बच्चों कि डबल डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। डबल डिफ्रेंशिएट करोगे इस एक्सप्रेशन को, क्या आ जाएगा? 2x - 4 का 2 आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव आ गया ना। पॉजिटिव आ गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम, मिनिमा का पॉइंट हो गया ना। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल। ध्यान से देखो, d²u/dx² जब नेगेटिव आता था तो कैसा इक्विलिब्रियम होता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसको समझना है तो आइए ध्यान से इसको समझते हैं। देखो, मैं u² - 4x का ग्राफ ही बना देता हूँ, ठीक है, कि आप ग्राफ से थोड़ा इसको रिलेट कर लोगे। तो ये बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं? x² - 4x है तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 4, यानी जो ग्राफ होगी वो हमारी 0,4 से पास करेगी, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कनकेविटी डाउन होगी, ठीक है। ये मैं मैथ की बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैथ वाले बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा।
और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर मैंने बना दिया, उसे ज़रूर देख लेना। ये हो गया 0, ये हो गया 4,0। ठीक है, फोर्स कहाँ पर 0 होगा लॉजिकली बताओ, फोर्स कहाँ पर 0 होगा? इसमें फोर्स कहाँ पर 0 होगा बच्चों? तो हमें मालूम है du/dx बराबर क्या होता है, -f। तो ग्राफ अगर u और x के बीच में है तो इस ग्राफ पे जो स्लोप बताया 0 आएगा, वहीं उसी पॉइंट में फोर्स 0 होगा। तो इसमें स्लोप कहाँ 0 हो रहा है? इस पॉइंट पे 0 हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको? यही वाला पॉइंट था x = 2, du/dx ही तो निकाले थे। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे x = 2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है, सबसे कम है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, तो वो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, दूसरा एक और तरीका बता सकते हैं। F बराबर हमने क्या निकाला बच्चों? 2x - 4। ठीक है, F बराबर क्या आया था? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 4 - 2x। तो 4 - 2x का ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ऐसा कुछ बनेगा। 4 इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा ना? चलो, 4 - 2x, ये पॉइंट हो गया 2,0। अब देखो 2 के आगे देखो 2, ये ग्राफ f और x के बीच में 2 से आगे की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव में, तो फोर्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और 2 के पीछे जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, तो फोर्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, यानी यहाँ पे रिलेशन कैसे होल्ड कर रही है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन के थ्रू भी हम कैसे पता कर सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल, वो मैथमेटिकल तरीका है। ठीक है, इसका फील कैसे कर सकते हैं आप का? अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप ग्राफ बना लो। मैंने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी बना दिया और फोर्स का भी बना दिया। इससे भी वो चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं और इससे भी वो चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों आज का टॉपिक था, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी के आगे जो टॉपिक बचे थे उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लेंगे, वहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में केवल और केवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन अगले लेक्चर में कवर हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। धन्यवाद।